तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका इस क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है या सीजीएल सीएचएसएल किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे और कहीं ना कहीं आपको इनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सब लोग फटाफट क्लास के अंदर आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और करेंगे बढ़िया बढ़िया आज हम जीके जीएस के क्वेश्चंस। आज की इस क्लास के अंदर एंड में हमारे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके एसएससी में, रेलवे में कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको मैंने एक छोटी सी न्यूज देनी है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट सुपर पास लाइव लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता तो बात खत्म हो जाती है। अगर तो कोई सुपर पास लाइव लेना चाहता है तो 899 रुपए का आपको एक साल के लिए सुपर पास लाइव मिल रहा है। यह सुपर पास लाइव 2000 रुपए का होता है नॉर्मल डेज में। अभी दिवाली चल रही है तो दिवाली के उपलक्ष्य में इसके प्राइस को SAHIL, अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको यह 899 का मिलेगा। इस 899 में एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, रेलवे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। इसमें आपको लाइव कोर्सेज मिलेंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, पूरा सिलेबस कवर होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने ले लिया 899 देके तो टेक्स्ट बुक का जो इसका पास प्रो मैक्स है, जो हर बच्चा जिससे मॉक टेस्ट देता है, वो इसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर ये अकेला लोगे तो 599 का है, सिर्फ 300 रुपए और दोगे तो पूरा सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि सब कुछ एसएससी, रेलवे, पुलिस सबके लिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। आज को हमारा पहला क्वेश्चन क्या भैया, राइट टू प्राइवेसी जो एक फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल क्या है? हाँ जी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है हमारा। इन चारों में से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? सर यह आएगा आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 वैसे तो राइट टू लाइफ की बात करता है, पर इसी में ही और चीजें भी आती है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, जैसे राइट टू मैरी विद योर फेवरेट पर्सन, जैसे क्लीन क्लाइमेट आपको मिलना चाहिए, यह आपका अधिकार है। राइट टू हेल्थ आपका अधिकार है। राइट टू हैव गुड एनवायरमेंट आपका अधिकार है ना। यह सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। राइट टू स्लीप आपका अधिकार है। तो ये सारी बातें आर्टिकल 21 में करी गई हैं। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। सेफ्टी वोल्व थ्योरी, इन चारों में से कौन कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वोल्व स्थापित करवाना चाहता था? इनमें से कौन? हाँ जी, क्या आंसर है बेटा इसका? राइट आंसर इज A.O. ह्यूम। राइट आंसर इज A.O. ह्यूम। अगर आपको याद हो तो जब कांग्रेस की स्थापना करी गई 1885 में, तो A.O. ह्यूम ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, है ना भैया। अब देखो हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे में या एसएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं। यही क्वेश्चंस या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने ये रहा। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी गई तो उस समय अंग्रेजों का वाइसरॉय कौन था? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता पाओगे कि अंग्रेजों का उस समय वाइसरॉय कौन है? अगला आइए नेक्स्ट। हाई कोर्ट के जज को अगर उसकी गद्दी से रिमूव करना है, अगर हाई कोर्ट के जज को उसकी गद्दी से अगर रिमूव करना है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन चारों में से बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, वेरी गुड। डफरिन। डफरिन क्या होगा बेटा? डफरिन यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चे? डफरिन हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। अब इसमें क्या आंसर होगा? देखो, चाहे तो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको रिमूव करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। क्या प्रेसिडेंट की अपनी ये खुद की इच्छा होती है? नहीं। अगर उसको पार्लियामेंट ने कहा तभी वो उसको निकाल सकता है। जैसे मानो
एक ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, 100 लोगों के ऊपर यहां कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, ठीक है। यहां एक छोटा सा बंदा जिसकी 20,000 रुपए की नौकरी है, वो यहां पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बीच में पूरा एक ऑफिस है जहां पर 100 लोग और भी काम करते हैं। इस बंदे का इससे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। जब इसको अपॉइंट करना है तो भी इसी के सिग्नेचर लगेंगे, और जब इसको निकालना है तो भी इसी के सिग्नेचर लगेंगे, चाहे पूरा प्रोसेस बीच वालों ने किया हो। अगर ये इसको कहेंगे तो ये इसको रख लेगा, ये इसको कहेंगे तो ये इसको निकाल देगा। यही काम मोटा मोटा आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। चलो वेरी गुड, अगला आइए नेक्स्ट। जब भारत में हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट लाया गया, क्या बेटा, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट भारत में लाया गया, तो उस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था? ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि उस एक्ट को बनाया किसने था, उस एक्ट को लिखा किसने था? क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज बी, डलहौजी। राइट आंसर इज बी, डलहौजी। डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। डलहौजी को बच्चे फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज बी। अगर आगे बढ़े, समझने का ट्राई करें, ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह का बिल था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया डलहौजी ने, लेकिन जब 1856 में इस बिल को पारित किया गया, बिल को पास किया गया, तो उस समय भारत का वॉइसरॉय था कैनिंग। कैनिंग के समय यह बिल पास किया गया, कैनिंग के समय यह बिल पास किया गया, लेकिन इस बिल को लिखा किसने, ड्राफ्ट किसने किया? वो किया डलहौजी ने। इस बात को बेटा एक बार आप ध्यान रखेंगे। चलो, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मुगल एम्पायर, साथ में अवध का राजा, साथ में बंगाल का राजा, ठीक है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन था? हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सी ट्रीटी बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन हुई? तो राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन हुई। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी से सामने आया रॉबर्ट क्लाइव, मुगल एम्पायर से सामने आया शाह आलम सेकंड, कि रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि जब बैटल ऑफ बक्सर चल रही थी तो उस समय मुगलों का राजा कौन था? शाह आलम सेकंड था। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई तो मुगलों का राजा कौन था? शाह आलम सेकंड था। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अगला आइए। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार बैटल में मुनरो है, लेकिन जब बैटल खत्म नहीं हो रही थी, कोई सुलह नहीं हो रही, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के बारे में सुनने का अधिकार है। देखो, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर देता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या डायरेक्टली बेटा आप हाई कोर्ट जा सकते हो। दोनों में से किसी में चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में क्या करेगा? रिट जारी करेगा। रिट क्या जारी करेगा बेटा? रिट जारी करेगा, रिट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन साइंस का है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? क्या लगता है क्या आंसर है? जो हम काम करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? राइट आंसर इज जूल।
राइट आंसर इज जूल। चलो थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, इधर आ जाओ फटाफट एक बार, आप एक बार यहां आ जाओ सामने, ठीक है। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, लिमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, फोर्स की, वेट की न्यूटन, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, वोल्टेज की वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम, एनर्जी वर्क और हीट की जूल, एनर्जी वर्क और हीट की जूल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन बेटा स्थापित किया गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, इसमें एक मुझे गलती लग रही है, इसे काट दो। ना 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 ना, सिर्फ फोर्स की होती है न्यूटन, वेट की थोड़ी होती है, गलत है ये मिस टाइपिंग वाला काम हो गया कुछ। चलो कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे इसको। रामकृष्ण मिशन, इन चारों में से इस मिशन का उद्देश्य क्या है? क्या बोल रहा हूं कि रामकृष्ण मिशन का इन चारों में से उद्देश्य क्या है? रामकृष्ण मिशन का इन चारों में से ना तो भक्ति उद्देश्य है, ना भगवान की सेवा करना उद्देश्य है, ना एजुकेशन उद्देश्य है। यह है साल्वेशन, यानी कि मोक्ष, यानी कि मोक्ष, सैल्वेशन। रामकृष्ण मिशन ने सामाजिक सेवा की बात करने की बात वो करी, मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया, मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला आइए नेक्स्ट, 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ, वो विद्रोह फेल क्यों हो गया, ये क्वेश्चन है। 1857 का जो विद्रोह हुआ, वो विद्रोह फेल क्यों हो गया, ये क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। क्या वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? नहीं, क्योंकि पूरे भारत ने मिलकर साथ दिया ही नहीं। कुछ कुछ जगह पे लोग लड़ रहे थे और कुछ लोगों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्या आंसर होगा कि कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, कोई प्लानिंग, कोई योजना नहीं है। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? कि भाई कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को कूटेगा नहीं, गाड़ी चलते हुए अगर गाड़ी लग गई तो क्या कहोगे कि भैया जाइए, कोई बात नहीं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हां, ऐसा कई बार दिल्ली में हो जाता है। दिल्ली में लोग कम लड़ते हैं, यही गुड़गांव हो जाए, नोएडा हो जाए, यूपी हो जाए, वहां तो भाई साहब मतलब कांड हो जाता है ना। लेकिन आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्यों होगा? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस होता है, और गांधी जी से बड़ा प्रीचर अहिंसा का आज तक कौन हुआ है? कोई नहीं हुआ। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, आपने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना होगा। आपने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? यह कह रहा है कि इनमें से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर का नाम बताइए। 5 परमानेंट मेंबर के नाम बताइए। यूनाइटेड नेशन के टोटल 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट, टोटल 15 है। 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट है वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन परमानेंट रहते, तो ये तो परमानेंट है वो। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? भाई जर्मनी का मतलब ही नहीं है, कोई जर्मनी नहीं है, तो राइट आंसर इज बी, कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए है जी। चलो वेरी गुड। अगला आइए, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिक्लेयर्ड वेस्ट बंगाल अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? इन चारों में से कौन सी संस्था ने यह कहा कि वेस्ट बंगाल
हेरिटेज टूरिज्म के लिए एक जबरदस्त जगह है, टॉप डेस्टिनेशन है कि अगर किसी ने हेरिटेज देखने हैं तो वेस्ट बंगाल जाओ। ये किसने कहा? किसकी बात कर रहा है? हेरिटेज की बात कर रहा है। क्या बेटा, किसकी बात कर रहा है? हेरिटेज की बात कर रहा है, मतलब कल्चर की बात कर रहा है। तो कल्चर की बात चारों में से कौन करेगा? यूनेस्को करेगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनेस्को का बेटा हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में। तो राइट आंसर वो यूनेस्को। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वेस्ट बंगाल को बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट। ओके। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1945 में स्थापना करी गई इसकी। 194 इसके टोटल मेंबर है। ये हमारी दीदी हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। नमस्ते आंटी को, नमस्ते करो फटाफट, आंटी को नमस्ते करो, नमस्ते। आगे बढ़िए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? एक होती है प्राइमरी, एग्रीकल्चर उसमें आ जाएगा। सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग उसमें आ जाएगा। तीसरी होती है टर्शरी, सर्विस सेक्टर, जहां पर कोई वस्तु नहीं बिक रही है, सर्विस बिक रही है। तो क्या आंसर दोगे? राइट आंसर इज फूड सर्विस। राइट आंसर इज फूड सर्विस। कैसे? अभी बेटा आप जो मतलब ना स्विगी से खाना मंगाते हो, आप जो अपना जोमेटो से खाना मंगाते हो, तो ये तो एप्लीकेशन है ना। मानो कि मैंने स्विगी से छोले भटूरे ऑर्डर करे, तो क्या ये छोले भटूरे स्विगी बना के दे रहा है? नहीं, एक दुकानदार के पास ऑर्डर जाएगा, वो दुकानदार मेरे पास खाना भेजेगा। तो स्विगी क्या है? स्विगी एक सर्विस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है। तो राइट आंसर इज सेकंड। इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन की बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन की बात करेगा? क्या लगता है क्या आंसर दोगे? जी, क्या आंसर देंगे इसका? वेरी गुड। देखो, 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करेगा, 124 सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात करेगा, 324 इलेक्शन कमीशन की बात करेगा, 280 फाइनेंस कमीशन की बात करेगा। अभी 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है, इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन थी। वाह सर, क्या बताया आपने, 16th से पहले 15 थी, क्या बात है। चलो आप बताओ मेरे को, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम बताइए क्या है? 15th के चेयरमैन का नाम क्या था? 15th के चेयरमैन का नाम था एनके सिंह। 16th के चेयरमैन का नाम क्या बेटा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 16th के हाँ जी, क्या आंसर देंगे इसको? वेरी गुड, अरविंद अरविंद पनगड़िया। क्या बात है जी, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सचिन पटेल बता रहे हैं पहले पहले मुझे, अरविंद पनगड़िया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सरकार को एक चिट्ठी लिखूंगा, कहूंगा भैया जो तुम ये लोगों को नौकरी देते हो इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पे, जिनका नाम एग्जाम में आता है, भाई पहले चेक कर लिया करो कि उनका नाम आसान होए। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, कम से कम नाम याद तो हो जाए, अरविंद पनगड़िया एल है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर एक बार याद हो गया तो फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा, है ना, फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर वॉज डी। अगला आइए नेक्स्ट। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे है?
आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना साथ साथ करी गई है। इधर आओ। 1945 में एक कॉन्फ्रेंस कराई गई, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कराई गई 1944 में। यहां से दो संस्थाओं का निर्माण हुआ, एक वर्ल्ड बैंक का और एक आईएमएफ का। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? इन दोनों का बच्चे हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, दोनों का, एक का नहीं, दोनों का वॉशिंगटन डीसी में है। इसके 189 मेंबर्स हैं, इसके 191 मेंबर्स हैं। तो राइट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी। राइट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी। कुछ लिखा इसके बारे में। आईएमएफ हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, 191 कंट्रीज, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा। वेरी गुड। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? सरोजनी नायडू। सर क्या पूछा क्वेश्चन में? आपने सिर्फ आंसर लगा दिया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन भारत की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? मेरे को यह बताइए। है जी। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। पानी, हवा, बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा परिदृश्य को दूर करने को क्या कहा जाता है? कि लैंडस्केप के ऊपर अगर मिट्टी है, पानी, हवा या आइस के द्वारा उस मिट्टी को वहां से हटा दिया गया है, तो इन चारों में से उसे क्या कहेंगे? वेयरिंग ऑफ। वेयरिंग ऑफ। क्या आंसर दोगे इसको? वेरी गुड, राइट आंसर इज सुचेता कृपलानी। देखो, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप की बात करी है ना, कि लैंडस्केप को चेंज कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। अगर वो ये बोलता कि मिट्टी को यहां से उठाकर वहां चले गए, तो उसको बोलेंगे इरोजन, उसको बोलेंगे ओनली इरोजन। लेकिन ये क्या है? ये पूरा बोल रहा है कि लैंडस्केप को ही चेंज कर दिया है, उसे कहते हैं वेदरिंग, उसे कहेंगे वेदरिंग। ठीक है। माउंट एडम्स कुछ टाइम पहले न्यूज में था, क्योंकि ये एकदम से एक्टिव हो गया था, क्यों ये एकदम से एक्टिव सा हो गया था। तो ये माउंट एडम्स इन चारों में से कहां पे है? माउंट एडम्स। सर ये मैक्सिको में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। मैक्सिको कहां है बेटा? ये आपका यूएसए में है। राइट आंसर इज माउंट एडम गोइंग टू इरप्ट आफ्टर 1000 ऑफ ईयर्स। वॉशिंगटन, सॉरी मैक्सिको नहीं, वॉशिंगटन में है। मैंने मैक्सिको लिख दिया ना, लिखा है नहीं लिखा, चलो बढ़िया है। ये वॉशिंगटन में यूएसए में है, मैं गलती से बोल गया। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या? बताइए जरा एक बार। इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन का नाम बताइए क्या है? इधर आओ। अगर मैं आपसे इंडिया चाइना की बात करूं, तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश, डूरंड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान या इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इज ए, मैकमोहन लाइन। यहां देखो एक बार, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, 24th पैरेलल लाइन इंडिया और पाकिस्तान, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार आइलैंड अलग करता है इन दोनों को,
8 डिग्री चैनल मिनिकोय मालदीव्स को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है। डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान अगेन, डंकन पैसेज अंडमान और स्मॉलर अंडमान को अलग करता है। समझ गए? चलो आइए, आप जो ये क्लास देख रहे हो ना बेटा, ये आपके एसएससी के सारे एग्जाम के लिए और रेलवे के सारे एग्जाम के लिए काम आएगी। ठीक है जी? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूएनसीसीडी COP 16? यूएनसीसीडी COP 16 इन चारों में से कहां पर करवाया गया है? इन चारों में से कहां पे करवाया गया है? क्या लगता है भैया, क्या आंसर देंगे? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। क्या है? यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। आज सुबह जो करंट अफेयर की क्लास हुई है, मैंने उसमें ये पॉइंट करवाया है आज। ठीक है, चलो अगला आइए, नेक्स्ट। भारत का जो प्रेसिडेंट है, अगर उसको गद्दी से रिमूव करना हो, अगर भारत के राष्ट्रपति को नौकरी से निकालना हो, तो इनमें से कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है? क्या बोल रहा है कि भारत के प्रेसिडेंट के लिए कौन से आर्टिकल में इंपीचमेंट का प्रोसेस दिया गया है? सर, इंपीचमेंट का प्रोसेस दिया गया है आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में। ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहता है? कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह बात कही गई किसके द्वारा? यह बात कही गई बेटा आपके आर्टिकल 52 के द्वारा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है। 213 अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको देता है? भारत के राज्यों के राज्यपाल को देता है। भारत के राज्यों के राज्यपाल को देता है जी, वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कराई गई है? आरव अवस्थी कह रहे हैं, साहिल सर नमस्ते। आरव भाई नमस्कार, नमस्ते आपको, बहुत 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 नमस्ते आपको। क्या आंसर होगा इसका? हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में। हरिमाऊ शक्ति बेटा इंडिया और मलेशिया के बीच में। हरिमाऊ शक्ति 2024 इंडिया और मलेशिया के बीच में कराई गई है, बात ध्यान रखिएगा। और अभी 2024 में कहां पर हुई है? मलेशिया में हुई है। 1896 का जो कांग्रेस सेशन हुआ, 1896 का जो कांग्रेस सेशन हुआ, इन चारों में से वो सेशन की इंपॉर्टेंस बताइए क्या है? कि सेशन की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि उस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी या क्या है? जी भाई साहब, बताएगा कोई या ऐसा बोलो कि बता पाएगा कोई? जी, क्या आंसर देंगे इसका? यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया 1896 में। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। यह बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, रहमतुल्ला मोहम्मद सयानी 1896 के कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भी थे। अगला आइए जी। हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थक्वेक को मेजर करने के कितने तरीके हैं, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के दो तरीके। अर्थक्वेक को मेजर करने के बेटा दो तरीके है ना। अब ये पूछ रहा है कि अर्थक्वेक को मेजर करने के इन चारों में से
क्या उसकी रेंज रहती है, क्या रहती है, क्या उसकी रेंज रहती है, किस चीज की, मेजर करने की। इधर आओ, अर्थक्वेक को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक रिक्टर स्केल से और एक मर्करी स्केल से। इसका आंसर क्या होगा, 1 से 12। इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1 से 12। लेकिन हमें अभी इसके आगे और पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके आगे हमें, देखो जरा, अर्थक्वेक को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक कि उसका मैग्नीट्यूड कितना था, एक उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि उसने कितना एरिया को नुकसान पहुंचाया, उसने कितने एरिया को नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों की जान मान की हानि हुई है। और मैग्नीट्यूड कि वो किस स्पीड से आया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो रिक्टर स्केल के द्वारा मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, इसका 0 से लेकर 10 तक का मेजरमेंट है, ठीक है। अगर हम मर्कली स्केल की बात करें तो मर्कली स्केल में क्या निकाला जाएगा, इंटेंसिटी, कितना इंटेंस आया। तो 1 से 12, 1 से 12। अब सोचो कि एक अर्थक्वेक आए एक नॉर्मल जंगल में जहां कोई नहीं रहता, जहां कोई रहता ही नहीं है, और एक अर्थक्वेक आए जहां पर हजारों लोग रहते हैं, दोनों की स्पीड 6 है, तो उसका रिक्टर स्केल क्या होगा, 6 होगा। लेकिन उसका मर्कली स्केल ज्यादा कहां पे होगा, जहां लोग रहते हैं, जहां पे लोग रहते हैं वो उसका मर्कली स्केल होगा। समझ गए। चलो अगला आइए, नेक्स्ट। नर्मदा की दासी या हैंडमेड ऑफ नर्मदा किसे कहा जाता है। नर्मदा की दासी या हैंडमेड ऑफ नर्मदा, इन चारों में से किसे कहा जाता है, क्या लगता है क्या आंसर होगा, कि सर ये करेक्ट आंसर है, कि सर जी ये वाला करेक्ट आंसर है ना। इसको एक बार आप मतलब लॉक करवा दीजिए, इसको बेटा एक बार आप लॉक करवा दीजिए, मामला सही हो जाएगा फिर। वेरी गुड, इधर आओ, देखो देखो देखो, ये मानो कि हमारा भारत है, यहां पे विंध्या की पहाड़ियां हैं, सतपुरा की पहाड़ियां हैं, यहां बहती है नर्मदा और यहां बहती है तापी। तो राइट आंसर इज तापी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा और तापी दोनों ही कहां गिरती हैं, अरब सागर में आके गिरती हैं। कहां गिरेंगे बेटा, दोनों अरब सागर में आके गिरती हैं। अगला आइए, नेक्स्ट। अभी एक वुमन सिंगल हुआ था, इसका नाम था सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट है, इसका नाम है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024। महिला वालों की बात कर रहा हूं। ये किसने जीता, ये क्वेश्चन है, ये किसने जीता ये क्वेश्चन है। राइट आंसर इज पीवी सिंधु। राइट आंसर इज पीवी सिंधु। अगला आइए, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024, पीवी सिंधु ने जीत लिया, मजा आ गया जी। हिंदू महासभा की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई है। हिंदू महासभा की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई है। राइट आंसर इज 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना करी गई। हिंदू महासभा की स्थापना करी गई। यूपीएससी के चेयरमैन का टोटल समय काल क्या होता है। यूपीएससी के चेयरमैन का टोटल कार्यकाल या टोटल समय काल क्या होता है, क्या लगता है क्या आंसर देंगे। बताइए भाई साहब, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो यूपीएससी के चाहे तो कोई मेंबर हो या उसका कोई चेयरमैन हो, ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट किया जाएगा भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, इनको अपॉइंट किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और यह बात कहां लिखी है, यह बात लिखी है आर्टिकल 316 में। कहां लिखी है बेटा, यह बात लिखी है आर्टिकल 316 में, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, इनका समय काल क्या होगा, या तो 6 साल तक काम कर लो, लेकिन अगर 65 साल के हो गए हो तो आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो 65, 6 और 65 जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। राइट आंसर इज डी।
यूपीएससी की बात आर्टिकल 315 में करी गई है, अपॉइंटमेंट की बात 316 में करी गई है। बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है, बिहार को लेकर अभी पूरी जद्दोजहद चल रही है, मतलब खतरनाक तरीके से पूरी मेहनत करी जा रही है कि नीतीश कुमार जी इस बार बिहार दोबारा जीत जाए। क्या लगता है आपको कि इस बार नीतीश कुमार जी बिहार के चुनाव जीतेंगे या बिहार के चुनाव हारेंगे? क्या लगता है आपको? जल्दी बोलिए कि आपको क्या लगता है कि हां सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन चारों में से करेक्ट पेयर को चूज करो, इन चारों में से करेक्ट पेयर को चूज करो। क्या होगा? देखो, थर्ड 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, ये गलत है। ये वाला सेकंड 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है। फोर्थ प्लान फैमिली प्लानिंग, चलो चेक करते हैं एक बार। फर्स्ट प्लान महालनोबिस मॉडल, ये भी गलत है। ये वाला अगेन सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, ये भी गलत है। एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, एग्रीकल्चर बेटा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। तो इसके अंदर क्या करेक्ट है? फोर्थ करेक्ट है। राइट आंसर इज सेकंड। फोर्थ 5 ईयर प्लान यहां पर हमारा 100% करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है। ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों गलत है, सेकंड सही है। पहले प्लान को कहते हैं हैरोड डोमर मॉडल, दूसरे को बोलते हैं महालनोबिस, तीसरे को बोलते हैं गदगिल योजना। अगला आइए नेक्स्ट। इनमें से किसको ट्राइबल लोगों के द्वारा भगवान या पिताजी का दर्जा दिया गया है? बताओ जी क्या आंसर होगा? ट्राइबल जनता के द्वारा वेरी गुड, राइट आंसर इज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट किया था और अंग्रेजों को कूट कूट के निकालने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन कर नहीं पाए, है ना। झारखंड, झारखंड, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि झारखंड पहले किस राज्य का पार्ट था? झारखंड पहले किस राज्य का पार्ट था? आपसे मेरा यह क्वेश्चन है। चलो अगला आइए नेक्स्ट। बिरसा मुंडा 1875 15 नवंबर इनका जन्म हुआ। मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनको पृथ्वी का पिता भी कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को, है ना, ध्यान रखेंगे इसको। कौन सी मिनिस्ट्री ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये V2.0 और वेब पोर्टल, ये मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के द्वारा। भारत में विदेश मंत्रालय का नेता कौन है? राइट आंसर इज मिस्टर जयशंकर साहब। इंडिया लॉन्चेस रिवैम्प्ड ई माइग्रेट वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू हेल्प टू प्रमोट सेल्फ एंड लीगल मोबिलिटी। अगला, इंडियन नेवी के द्वारा कुछ टाइम पहले एक फर्स्ट वेसल लॉन्च किया गया अंडर 2 मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट। हां जी, बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बोलिए क्या आंसर होगा इसका? ए होगा, बी होगा, डी होगा, सी होगा या एफ होगा, के होगा, डब्ल्यू जेड वाई होगा? क्या लगता है क्या आंसर देंगे? जो ठीक लगे दे दो, जो भी ठीक लगे आपको वो दे दो, बाकी देखा जाएगा बाद में कि क्या है क्या नहीं है। जी वेरी गुड, वेरी गुड। राइट आंसर इज समर्थक। राइट आंसर इज समर्थक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समर्थक पहला शिप मल्टीपर्पस वेसल में लॉन्च किया गया। एल एंड टी, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा यह काम किया गया।
ठीक है नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात को। 5वें नंबर का फिफ्थ नेशनल वोटर अवार्ड, फिफ्थ नेशनल वोटर अवार्ड इन चारों में से किसको मिला है? 5वें नंबर का नेशनल वोटर अवार्ड इन चारों में से बेटा किसको मिला है? राइट आंसर इज उड़ीसा को। राइट आंसर इज उड़ीसा को। सर झारखंड पहले बिहार था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। उड़ीसा ने फिफ्थ नेशनल वोटर अवार्ड पा लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सुभाष चंद्र बोस को किस साल में भारत रत्न मिला? और दुख की बात यह है कि भारत रत्न अनाउंस करने के बाद में कैंसिल कर दिया गया था, यह दुख की बात है। मैं क्या आंसर होगा इसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न कब मिला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में भारत रत्न मिला, बाद में उसको कैंसिल कर दिया, बाद में उसको कैंसिल कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के हमारे सामने आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से डायरेक्टली बात कर सकती है, संचार कर सकती है कि हेलो हाउ आर यू सीपीयू। सीपीयू कहेगा आई एम गुड, हाउ आर यू मेन मेमोरी, क्या कहेगा? हाउ आर यू मेन मेमोरी। इस मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इस मेन मेमोरी को बेटा प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जिससे आप ईमेल नहीं भेज सकते, जिससे आप ईमेल नहीं भेज सकते? बताइए क्या लगता है, क्या आंसर होगा? कुछ तो आइडिया होगा, मतलब मैं तो मानता हूं कि आप लोग समझदार लोग हो जी। क्या आंसर देंगे? वेरी गुड। देखो आउटलुक और जीमेल ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। यंडेक्स एक सर्च इंजन है, यंडेक्स एक सर्च इंजन है। कहां का? रशिया का। कहां का? रशिया का। अब फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, या तो थर्ड होगा। तो राइट आंसर इज ओनली बी। राइट आंसर इज ओनली बी। अगला आइए नेक्स्ट। अगर हम कोई वेबसाइट चला रहे हैं, हमारी कोई फेवरेट वेबसाइट है, सबकी अलग अलग होती है ना, कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की गंदी वाली भी होती है ना। भगवान जाने अब तुम क्या क्या देखते हो नेट पे। कोई गेम खेलता है, कोई यूट्यूब चलाता है, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, सबका अलग अलग है। कोई टाइम वेस्ट करता है, कोई कुछ करता है। ये कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई वेबसाइट बहुत ही पसंद है, उस वेबसाइट को अगर आपने बुकमार्क करना है, तो कौन से शॉर्ट की को यूज करके, कौन सी शॉर्ट की को यूज करके आप देखो, कंट्रोल एस तो हमारा सेव करने के लिए हो गया, कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए हो गया, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए हो गया, बचा कंट्रोल डी। राइट आंसर इज कंट्रोल डी। अगर कोई वेबसाइट खुली हुई है, अगर मैंने अपने सिस्टम पे कंट्रोल प्लस डी दबाया तो उसका बुकमार्क बन जाएगा, यानी कि वो सेव हो जाएगी, यानी कि वो सेव हो जाएगी। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। जो आपको वेब पेजेस दिखते हैं, जो आपको वेब पेजेस दिखते हैं, उन वेब पेजेस को दिखाने में इन चारों में से कौन काम कर रहा है? वेब पेजेस को दिखाने में इन चारों में से कौन काम कर रहा है? देखो, आप में से 99% लोग क्या करेंगे? पेज इंजन लगाएंगे या सर्च इंजन लगाएंगे। बट करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है रेंडरिंग इंजन। राइट आंसर इज बी। देखो, रेंडरिंग इंजन ऐसा काम करता है भैया, जो वेब ब्राउजर का पार्ट होता है, जो कोड को ट्रांसफॉर्म करेगा और आपको विजुअल डिस्प्ले दिखाएगा।
वेबसाइट पे जो भी आप इमेज देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वो रेंडर होके आ रहा है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के बाद मल्टीपल कंप्यूटर को और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है? मल्टीपल कंप्यूटर को, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इन चारों में से किसकी बात करी जा रही है? इन चारों में से किसकी बात करी जा रही है? सर, इन चारों में से बात करी जा रही है स्विच की। कि एक स्विच है, उस स्विच में मल्टीपल कनेक्शंस बने हुए हैं कि आप मल्टीपल कंप्यूटर को यहां पे जोड़कर उनसे नेटवर्क ले सकते हो। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। तो आज हमने 40 क्वेश्चन पूरे करे हैं। अगर आपको एक क्लास देख के मजा आया हो तो क्लास को बेटा प्लीज एक बार लाइक करना, हमारे चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब करना और मुझे बताना जरूर कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। ठीक है। इसके साथ साथ अभी दिवाली के उपलक्ष्य में सभी कोर्सेज के प्राइसेस को बहुत कम कर दिया गया। सभी कोर्सेज की फीस को बहुत कम कर दिया गया। ठीक है। जैसे सुपर पास लाइव है, सुपर पास लाइव जो कि 2000 रुपए का है, इसे सिर्फ 899 में कर दिया है। सुपर पास लाइव कोई कोर्स नहीं है, सुपर पास लाइव एक सब्सक्रिप्शन है। जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, आपने नेटफ्लिक्स में एक बार सब्सक्राइब कर लिया, एक बार फीस दे दी, तो नेटफ्लिक्स में जो भी है आप उसमें सब कुछ देख सकते हो। आपका जो मन करे आप सब जाके देखो, मूवी देखो, गाने सुनो, गेम खेलो, अब सीरीज करो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, कोई मर्जी की लैंग्वेज की करो। यही होता है ना। एग्जैक्टली सेम सुपर पास लाइव है। अगर आपने एक बार सुपर पास लाइव की सब्सक्रिप्शन ले ली, फिर टेक्स्ट बुक में जो भी लाइव कोर्सेज चलाए जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी मॉक टेस्ट, जो भी टेस्ट सीरीज, जो भी नोट्स, जो भी पीडीएफ, जो भी सेक्शनल मॉक्स, करंट अफेयर के मॉक्स, करंट अफेयर की न्यूज, जो भी सब कुछ इसके अंदर डाला जाता है टेक्स्ट बुक के अंदर, वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर तो आपको सच में तैयारी करनी है एसएससी की, रेलवे की, तो मेरा यह मानना है कि आपके पास यह सुपर पास लाइव होना चाहिए। अगर तो सुपर पास लाइव लेना है, अगर नहीं चाहिए बात खत्म हो जाती है। अगर तो लेना है तो 2000 का सुपर पास लाइव की फीस अभी सिर्फ 899 कर दी है। और जो इसके अंदर ये फ्री टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स दिया जा रहा है, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 899 में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि भैया 300-400 एग्जाम के लिए मल्टीपल मॉक टेस्ट, 1.5 लाख से भी ज्यादा इसके अंदर मॉक टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक के, और टेक्स्ट बुक के तो मॉक टेस्ट सब देते ही हैं। दूसरा, सुपर पास लाइव 300 से भी ज्यादा एग्जाम के लिए इसके अंदर लाइव क्लास है। वही बात है कि एक बार सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद जैसे ही अंदर गए, उसके बाद जैसे ही आपने जो एग्जाम की बात नाम लिया, उस एग्जाम का आपको यह मिल जाएगा मामला। यहां पर आपका फायदा क्या है? एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, पुलिस, कोई भी एग्जाम देना है, उस एग्जाम का लाइव क्लासेस से सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और फिर उसके साथ साथ इसमें प्रो मैक्स में टेक्स्ट बुक के टेस्ट पास में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ मिल जाएगा। अगर एडवाइस मांगते हो मेरी, तो जाकर ये ले लो, 1 साल का ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। एप्लीकेशन से लेना, एप्लीकेशन से। क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है, क्लास के नीचे एक लिंक भी लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपको ले जाएगा वो, जहां से इसको आपने फीस पे करनी है।